Investments in the securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. फेस टू फेस के एक और वीडियो में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं विवेक बजाज, को फाउंडर स्टॉकेज और एलन मार्केट्स का। दोस्तों कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने किसी शेयर को खरीदा और वो गिर रहा है, गिरता ही जा रहा है और आप अपने ऐसे स्क्रैच कर रहे हैं कि गिर क्यों रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है। सब चीज़ सही लग रही है, फंडामेंटल सही लग रहा है, फिनेंशियल सही लग रहा है, आपने बैलेंस शीट को देख लिया, पीएल अकाउंट देख लिया, प्रॉफिटेबिलिटी सब कुछ देख लिया, फिर भी वो स्टॉक गिरे जा रहा है, गिरे जा रहा है और आप लास्ट में थक हार के बोलते हैं कि सब कुछ फ्रॉड है। पता नहीं है क्या चलता रहता है शेयर बाजार के अंदर में। शेयर अच्छा लग रहा था लेकिन गिर क्यों रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। और फिर आपके पास एक खबर आती है कि कंपनी ने कुछ ऐसा कर रखा था जिसके कारण स्टॉक प्राइस गिर रहा था। तो कई बार ऐसा होता है कि लास्ट में हमको शायद पता लगता है कि ये गड़बड़ थी कंपनी में और हम उसको प्रीएम्प्ट नहीं कर पाते। बिकॉज जनरली जो हम डेटा देखते हैं, फिनेंशियल्स जो कंपनीज के पीएल होते हैं, बैलेंस शीट होते हैं, जो कि स्टैंडर्ड डेटा पॉइंट्स हैं, कंपनी बहुत अच्छे से उस डेटा को सजाती है ताकि हमको पता ही नहीं लगे कि अंदर में क्या गोची चल रहा है। तो कुछ लोग होते हैं जो मार्केट में प्रोफेशनल्स होते हैं, जो फोरेंसिक में एक्सपर्ट होते हैं, वो अंदर की लेवल तक जाते हैं ना, अंदर की बात है, अंदर तक जाते हैं और रेड फ्लैग्स मतलब क्या गड़बड़ हो सकती है कंपनी में, उसको निकालने की कोशिश करते हैं। कुछ दिन पहले मैंने एक फेस टू फेस रिकॉर्ड किया था, एक गेस्ट थे कौशिक मोहन, उनके साथ में, तो बहुत मज़ा आया था, सीखा था बहुत मैंने उनसे। और सिमिलरली मेरी खोज जारी थी कि कोई है क्या जो ये सिखा दे। तो आज मेरे फेस टू फेस जो गेस्ट है ना, वो इसमें एकदम एक्सपर्ट है, मतलब मैं कहूँ महागुरु है। और इन्होंने काफ़ी अपने लाइफ के अंदर में इस तरह से केसेस आइडेंटिफाई किए, कुछ केसेस के कारण इनके के ऊपर केसेस भी चल रहे हैं। तो आज बहुत मज़ा आएगा, बहुत सीखेंगे दोस्तों। और इस वीडियो में उनके बारे में जानेंगे और नेक्स्ट वीडियो जो कि फ्राइडे 5 बजे रिलीज़ होता है, उसमें उनके साथ डीप डाइव करेंगे, बहुत सारे केसेस लेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि कंपनीज़ में रेड फ्लैग मतलब जो है मैनेजमेंट हमको नहीं दिखाना चाहता है, वो हम कैसे देखें। ऑलराइट, तो आज के जो मेरे गेस्ट हैं इस फेस टू फेस में, मिस्टर नितिन मंगल। थैंक यू विवेक भाई। हेलो नितिन भाई, थैंक यू आने के लिए। बहुत कोशिश कर रहा था कि जो महागुरु है ना ये फोरेंसिक के, उनको पकड़ूं और उनसे सीखूं कि ये कंपनीज गोची करती कैसे है। सर, आई एम ऑल योर्स। लवली। सो नितिन भाई, इस वीडियो में छोटा सा वीडियो रहेगा, आपके बारे में जानेंगे। जितना आपको बोलना है आप बोलिएगा, खुल के बोल लीजिएगा। कुछ आप शायद नहीं भी बोलना चाहेंगे, बट मैं तो चाहूँगा कि आप उसके बारे में बोलिएगा, बट ठीक है, जितना आपका कंफर्ट हो आप बताइएगा। कैसे ये जर्नी चालू हुई, एक स्पेशलाइज्ड काम आप करते हैं मार्केट में जो कि एक आम आदमी के समझ की नहीं है। कोशिश आज करेंगे कि वो भी ये समझ पाए कि इस काम को कहते क्या है, करते कैसे। बट आई वॉन्ट टू नो अबाउट योर जर्नी, कैसे आपने कहाँ से ग्रेजुएशन किया, कैसे ये फील्ड में उतरे, और कुछ स्पेसिफिक्स की वाई यू आर नोन फॉर व्हाट यू आर डूइंग। नहीं तो विवेक भाई, जैसा होता है ना फैमिलीज में कि हमारा बच्चा, जब पुराने ज़माने में जो होता था कि आप पैदा हुए, दादाजी ने बोल दिया ये बच्चा डॉक्टर बनेगा, ये इंजीनियर बनेगा, तो वही कहानी मेरे साथ हुई थी। अच्छा। तो मेरे दादाजी चाहते थे मैं डॉक्टर बनूँ। अच्छा। तो बायोलॉजी लिया, मेडिकल टेस्ट में अपीयर हुआ बट समहाउ नहीं क्लियर कर पाया। सो सब कुछ हार चुके थे, क्या करना है लाइफ में, कुछ क्लैरिटी नहीं थी। अच्छा। फिर कपड़े का बिजनेस था, बोले कब दुकान पे बैठ के बिजनेस करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। अच्छा। देन मेरे अंकल, जिनको मैं बहुत मानता हूँ, मेरे मेंटर हैं वो, तो उन्होंने बोला तू सीए करना। बोला ठीक है मैं सीए करूँगा, पर मैंने बताओ सीए होता क्या है। अच्छा। तो बोले चार्टर्ड अकाउंटेंट करके कुछ होता है। बोला आप बोल रहे हो तो अच्छे ही होगा कुछ। बराबर है। ठीक है सीए करते हैं। सो ऐसे जर्नी चालू हुआ। तो वहाँ से मैं बीकॉम ग्रेजुएशन मैंने करा इंदौर से, एंड सीए स्टार्ट करा। एंड फाउंडेशन क्लियर करने के बाद मैं बॉम्बे आ गया, आर्टिकलशिप करी बॉटल पेन पुरोहित में। वहाँ से ऑडिटिंग सीखा, ऑडिटिंग क्या होता है क्या नहीं होता है। सो जैसे जैसे सिस्टम में बढ़ते गए आगे, सो समझ में आ गया कि बस ऑडिटिंग तो नहीं करना है, अकाउंट्स नहीं करना है, नॉर्मल फाइनेंस नहीं करना है, सब करना क्या है। फैमिली बैकग्राउंड था अंकल का कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट में। सो एक पैशन था स्टॉक मार्केट के लिए, इंटरेस्ट था स्टॉक मार्केट में कुछ कर सकते हैं तो रिसर्च करेंगे या इन्वेस्टमेंट बैंकिंग करेंगे। सो सीए बनने के बाद मैं जॉब ढूंढना चालू करा एज यूजुअल। इनिशियल 2 जॉब जो हुए वो ऑब्वियसली इक्विटी मार्केट के नहीं थे, बिकॉज उस टाइम पे एक
परसेप्शन था लोगों के दिमाग में कि यार सीए है, ये रिसर्च क्या करेगा, रिसर्च के लिए मुझे IIM ग्रेजुएट चाहिए, MBA चाहिए, तो CFA उस टाइम CFA बहुत ज़्यादा नहीं था इंडिया में, बट इन दिनों आ गया। हाँ। सो देन फाइनली सेकेंड जॉब के बाद में इडल मुझे एक कंसल्ट का कॉल आया, देन उन्होंने बोला रिसर्च में ऑफरिंग है। तो इडल वाइज उनको कोई अकाउंटिंग रिसर्च करना था। तो मैं यार अकाउंटिंग रिसर्च क्या होती है, अकाउंटिंग रिसर्च क्या होगी, वही करना था, मुझे भी नहीं पता था उस टाइम पे। तो मैं क्या करेंगे यार, आई डोंट नो, बट इक्विटी रिसर्च से रिलेटेड कुछ है। तो मैं यार ठीक है बॉस, अभी जो कर रहे हैं उससे बेटर है कि एटलीस्ट इक्विटी मार्केट में तो जाएंगे, बाकी देखते हैं। तो ऐसे वो जर्नी स्टार्ट हुई। वहाँ गए तो आई वॉज द फर्स्ट टीम मेंबर जो अपॉइंट हुआ। हमको बोला कि ठीक है सर, क्या करना है बताओ। तो उनके दिमाग में मोटा मोटा एक था पिक्चर कि यार हम लोग ना, कंपनीज अपना अकाउंट कैसे फर्ज करती है, क्या नहीं दिखाती है, क्या दिखाती है, उसको कैसे रीड करना है। तो इस लाइन पे काम शुरू हुआ। तो सबसे पहले जो प्रोजेक्ट चालू हुआ कि यार IFRS और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में क्या डिफरेंस है। अच्छा। और अगर IFRS इंडिया में आ जाएगा तो क्या इम्प्लीकेशन होगा। ओके। ऐसे वो चालू हुआ। देन मेरे अकेले से 9 लोगों की टीम हो गई। अच्छा, और आप सीए हो गए थे उस समय? हाँ, सीए बनने के बाद। तो 9 लोगों की टीम हो गई। देन मार्केट क्राइस, जब मैंने ज्वाइन करा था मार्केट बूम पे था। अच्छा। 2007 का पीक था। अच्छा, तो रोज सेंसेक्स 500 पॉइंट बढ़ता था, एक्साइटमेंट था। एंड आफ्टर आई गेस 6-7-8 महीने बाद तो 2008 का क्राइसिस आया। सो जो 9 लोग थे उसमें से 4 ही बचे। फिर हम, एंड मीनवाइल लो कॉस्ट टीम सेटअप करना था, तो हम लोगों को इंदौर ट्रांसफर कर दिया था। एंड अच्छा। वो ब्लेसिंग डिसगाइज था, बिकॉज मेरा होम टाउन भी था, शादी भी होने वाली थी उस टाइम पे। अच्छा। तो मैं चलो भैया अच्छा है। एंड देन सडनली जब सब फायर हो गए तो बोला 4 लोगों को कि बस आप बॉम्बे आ जाओ वापस। तो 2 लोगों ने मना कर दिया, और मैं और एक संदीप गुप्ता थे, हम दोनों बॉम्बे आ गए। तो वहाँ से जर्नी चालू हुई। बट अगेन उस टाइम पे जैसे हर किसी के दिमाग में डिलेमा होता है, तो मेरे दिमाग में भी डिलेमा था यार, बॉस फॉरेंसिक रिसर्च करके क्या हो जाएगा, लाइफ में ग्रोथ कैसे मिलेगी, इंडिया में से मिडिल वाइज जो कर रहा है, या इसके बाद जॉब मिलेगा नहीं मिलेगा, करियर में कैसे प्रोग्रेस होगा। तो लड़ते रहते थे, बॉस को बोलते थे सर प्लीज हमको सेक्टर एनालिस्ट बनना है, मिड कैप में ले लो, किसी भी सेक्टर में डाल लो यार, हमको ये नहीं करना है। सही है। बट इंटरव्यू भी दिए बहुत सारी जगह, पर वहाँ भी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि बहुत ही नेगेटिव कॉनोटेशन है ना कि हाँ, नेगेटिविटी ढूंढो, राइट। हाँ, तो ब्रोकर्स जनरली उनको क्या रहता है कि पॉजिटिविटी में जाओ ताकि ब्रोकरेज जनरेट हो, नेगेटिविटी में ब्रोकरेज नहीं जनरेट होती है ना। हाँ, ऑब्वियसली वो आई गेस परसेप्शन ऐसा है, बिकॉज हम लोगों को ट्रेन ऐसा करा गया है। हाँ, मेरे हिसाब से। हाँ। सो मैं जब फॉरेंसिक बोलता हूँ तो मैं अपने क्लाइंट से बात करता हूँ, किसी से भी बात करता हूँ, तो मैं बोलता हूँ फॉरेंसिक को आप ये मत देखो शॉर्ट सेलर है, आप इसको रिस्क मैनेजमेंट टूल के हिसाब से देखो। बस आपको पता है कि रिस्क क्या है और कब आने वाली है। तो आप ठीक है, आप स्टॉक को, ऐसे स्टॉक भी रहे हैं जहाँ पे हमने क्लाइंट को बोला कि आप स्टॉक, डिस्पाइट द फैक्ट कि वो स्टॉक में गवर्नेंस के इशू थे, अकाउंटिंग इशूज थे, बट मैंने बोला कि आप इसको लो, आपको पैसा बनेगा। पर ये इसमें ट्रिगर है, ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट है, ये जब आएगा तो आप निकल जाना। तो वो आपको रिस्क मैनेजमेंट आपको पता होना चाहिए ना। मतलब हमेशा बोलते हैं ना कि यार दुश्मन कौन है, सामने वाला दिख रहा है तो मुझे सही है, अगर मुझे नहीं पता दुश्मन कौन है तो मुझे नहीं पता कल स्टॉक में क्या होगा या मेरा पोर्टफोलियो का क्या होगा। तो कहावत है ना, नोन एनिमी इज बेटर देन अननोन फ्रेंड। या करेक्ट। तो वैसे ही शुरू हुआ जर्नी। तो देन भागना तो था रिसर्च, मतलब फॉरेंसिक नहीं करना था। तो बट करते करते टीम थोड़ी बड़ी हुई। देन एक मेरा एसोसिएट था, साथ कलीग था मेरा, तो ऐसे ही हम लोग बात करते यार किसमें क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो उसने बोला नितिन सर आप है ना, आप डिफरेंट टाइप के आदमी हो। मतलब क्या हो गया यार, मेरे में ऐसी कौन सी क्वालिटी है? बोले आप खोजी आदमी हो। यार पता नहीं क्या बोल रहा है ये। तो बट उसके बाद मैं सोचा तो मुझे लगा शायद कि यार ये जो बोल रहा है सही बोल रहा है, मुझे यही करने में मजा आता है। तो उस दिन मैंने गिव अप कर दिया कि मुझे सेक्टर एनालिस्ट नहीं बनना है, मुझे फंड मैनेजर नहीं बनना लाइफ में। तो मैं जो करता हूँ वो सही करता हूँ और मुझे इसी में अपना करियर बनाना है। देन इडलवाइज में अराउंड 4.5 years रहा, 4.5 साल रहा। बट मीनवाइल कहीं ना कहीं एक हो गया था, वो ब्रोकिंग का एक लक्ष्मण रेखा होती है, एंड मुझे उस लक्ष्मण रेखा को पार करना था। तो वहाँ पे कुछ आइडियाज़ दिए थे, वो आइडियाज़ वहाँ पे एक्सेप्ट नहीं हुए, क्योंकि हर किसी के अपने अपने बिजनेस करने के तरीके होते हैं और ब्रोकिंग में आप बहुत सारी चीज़ें नहीं कर सकते हो। सो
मन बना लिया था कि खुद का रिसर्च हाउस खोलूंगा और आईपीओ DRHP एनालिसिस करूंगा, आईपीओ रिसर्च करूंगा। अच्छा। सो प्लानिंग कर रहे थे। मीनवाइल वेरिटास का रिपोर्ट आया, ठीक है, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज पे पहला रिपोर्ट आया था उनका, RIL एंड आरकॉम इस पे रिपोर्ट आया था। तो मैंने रिपोर्ट पढ़ा, मुझे लगा कि यार इसका रिपोर्ट अच्छा है पर इसमें बहुत सारी कमियां हैं, बिकॉज मैंने भी आरकॉम पे काम करा था। तो मैंने उसको अपना रिपोर्ट भेजा, उसको मैंने बोला बस अगर तू अपनी रिपोर्ट में तुम लोग ये पॉइंट भी जोड़ते तो तुम्हारी रिपोर्ट और ज़्यादा बेटर होती। एंड उनको वो अच्छा लगा आइडिया कि यार ये तो इसको तो समझ में आता है अकाउंटिंग क्या होता है इनको। सो वहाँ से डिस्कशन चालू हुआ। फिर उन्होंने मुझे ऑफर दिया कि यार तुम कनाडा आ जाओ। तो मैंने बोला नहीं यार, मेरी मॉम है, तो कनाडा एजेड लोगों के लिए सही कंट्री नहीं है, बिकॉज टेम्परेचर काफ़ी कम होता है, नेगेटिव होता है। तो इसलिए मैं कनाडा नहीं गया। मैंने उसको बोला एक काम करो, आप मुझे 40% पैसा दे देना, मैं इंडिया में ही काम करूँगा, बॉम्बे में काम करूँगा। सो शुरू की 2-3 रिपोर्ट तो अच्छी रही, मार्केट में काफ़ी तहलका ही मचा। तो जो चाह रहे थे वो, सो आइडिया वो नहीं था कि हाँ, तो उसके पहले मेरा डीमेट अकाउंट होता था। अच्छा, मिडिल वाइज में थे। अच्छा। सो जिस दिन वेरिटास ज्वाइन का ऑफर लेटर साइन करा, उस दिन सबसे पहला काम करा, डीमेट अकाउंट बंद कराया। उस दिन सोचा कि मुझे मार्केट में कुछ भी ट्रेडिंग करके पैसा नहीं कमाना है, मुझे मार्केट देखना ही नहीं, मुझे अब जो भी करियर में कमाना है वो मुझे रिसर्च करके पैसा कमाना है। ओके। अपने प्रोफेशन से पैसा कमाना है। बिकॉज समहाउ मुझे पता था कि ये जो काफी सारे एलिगेशन आते हैं ना, सो दामन पे दाग तो लगना नहीं था। तो वही था कि यार नहीं, बॉस इससे दूर रहेंगे हम लोग थोड़ा सा। सो वहाँ पे रिपोर्ट्स आई, काफी पूरी हुआ, बट गुड अच्छा ये था कि हमने कुछ गलत नहीं करा। हम लोगों की कोई ट्रेडिंग नहीं थी, हम लोग सिर्फ रिसर्च लिख रहे थे। ठीक है, ये आप बोल सकते हो उसकी लैंग्वेज काफी नेगेटिव होती है, बट सबका स्टाइल है, एंड आई गेस मार्केट में नेगेटिव ज्यादा बिकता है। सो मैं अगर किसी को सॉफ्टली बोलूंगा कि यार ऐसा हो गया, तो जैसे आप बोलोगे कि यार इसका प्रॉफिट ओवर स्टेटेड है, सो आपको लगा रहा है ओवर स्टेटेड बोल दिया तो आप तो नेगेटिव वर्ड हो गया। उसी को मैं घुमा फिरा के बोल दूंगा यार कि प्रॉफिट और रेवेन्यू में नॉट लुक गुड, ऐड नहीं हो रहा, एड अप नहीं हो रहा है, तो आपने उसको सॉफ्टली बोल दिया, बट फिर कोई ध्यान नहीं देगा ना कि क्या बोल रहा है, क्यों बोल रहा है। सही है, जब तक उसको सही वर्ड नहीं बोलोगे, उसको या कंपनी फ्रॉड करी तो फ्रॉड नहीं बोलोगे तो कौन पड़ेगा। सो वहाँ से हुआ। देन हम लोगों ने इंडिया बुल्स पे रिपोर्ट लिखा। देन उस केस के बारे में ज़्यादा बोल नहीं सकता बिकॉज ऑफ कोर्ट के इश्यूज हैं जी, केस अभी भी चल रहे हैं। सो पर हाँ, वो मेरे लाइफ का टर्निंग पॉइंट हो गया। सो जो अननोन नितिन मंगल था वो नो नितिन मंगल हो गया था। सो बट आई गेस मैं हमेशा इंडिया बुल्स को थैंक्स बोलता हूँ उसके लिए, क्योंकि उसके पहले नितिन मंगल जो था मुझे भी नहीं पता था कौन है। सो वहाँ जो भी हुआ उसमें जो स्ट्रेंथ थी मेरे पास, जो मुझे मिली स्ट्रेंथ, वो शायद मुझे भी नहीं पता था। तो पहले ऐसा होता था कि यार ट्रैफिक हवलदार ने भी रोक लिया तो ना डर जाता था, कांपते थे। पर जब वो सिचुएशन फेस करी तो काफी निडर होकर फेस करी। वहां पे वो डर नहीं था। तो समाव एक वो होता है ना कि सच के लिए कर रहे हैं तो यार बॉस लड़ लेते हैं, जो भी होगा देखेंगे। तो अगर हमने गलत नहीं करा तो हमारा कुछ गलत नहीं होगा। एंड आगे जो डिसीजन था मेरा डीमेट अकाउंट बंद करने का, वो भी सही था। बिकॉज सब लोगों ने चेक करा, सारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने चेक करा, बट न मेरे पास, न मेरी फैमिली के पास, न मेरे फ्रेंड के पास, क्योंकि मेरी वाइफ को भी नहीं पता होता था मैं किस रिपोर्ट पे काम कर रहा हूँ। तो इतनी सीक्रेसी हम लोग मेंटेन करते थे। सो उससे काफ़ी बेनिफिट हुआ। एंड या उसके बाद में वेरिटास बंद हुआ बिकॉज उन लोगों को लगा कि यार उनके कनाडा के बिजनेस पे इफेक्ट आ रहा है। एंड शायद उन्होंने इंडिया का लीगल रिस्क एसेस नहीं करा था। एंड शायद मैंने भी नहीं सोचा था कि इंडिया में इतना बड़ा लीगल रिस्क हो सकता है। हाँ, ये पता था कि कोई सिविल केस करेगा, डिफेमेशन के लिए करेगा, वो पता था, बट क्रिमिनल केस होगा ये कभी सोचा नहीं था। सो इसलिए फिर वेरिटास ने 2014 में अपना ऑपरेशन बंद कर दिया इंडिया में। इंडिया ऑपरेशन बंद किया? इंडिया ऑपरेशन 2013 में बंद हो गया था। एंड 1-2 साल तक मैं उनके साथ में यूएस की कंपनीज था, यूके की कंपनीज, वो सब काम करा। तो मैंने ब्लैकबेरी पे काम करा। अच्छा। तो डाउनफॉल ऑफ ब्लैकबेरी में कहीं ना कहीं मेरा थोड़ा सा रोल था, जो उन्होंने प्रेडिक्ट करा था। नीरज ने रिपोर्ट लिखा था उसमें। अच्छा। फिर एक वेलियंट फार्मा पे रिपोर्ट लिखा था उन्होंने, जो फ्रॉड था अगेन, वहाँ पे भी मैंने काफ़ी काम करा था उनके साथ। सो वो करा। देन 2014 में वहाँ से सब नीरज हैज पार्टेड अवे। सो नीरज अपना पार्टनरशिप छोड़ दिया वहाँ पे।
एंड बिकॉज मेरा कम्युनिकेशन सिर्फ नीरज से ही था शुरू से। ओके। तो नीरज बाहर हो गया तो मैं खुद भी बाहर हो गया, बड़ी बात है। सो 2-3 साल तो समझ नहीं आया क्या करना है मार्केट में, बिकॉज फैमिली भी थोड़ी डरी हुई थी कि यार नहीं करो। सो सीए की प्रैक्टिस भी करी। अच्छा। सो एक फॉर्म में पार्टनर बना 3 महीने के लिए। ओह। एक बैलेंस शीट सामने आई साइन करने के लिए, मेरे हाथ कांपने लग गए, मतलब मुझसे साइन नहीं होगी, आई एम सॉरी। तो उस दिन सोच लिया कि आज सीए की प्रैक्टिस हमारे बस का काम नहीं है। तो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का भी एक फॉर्म खोला कि लोगों को पैसा दिलाएंगे, प्राइवेट इक्विटी करवाएंगे, डेट करवाएंगे, थोड़ा बहुत काम करा, बट तो चल रहा था, बट समहाउ वो किक नहीं था लाइफ में। कुछ मिसिंग था कि यार क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, तो लाइफ का वो सब था। एंड सडनली एक दिन एक प्रोजेक्ट आया यूएस की कंपनीज पे, एबिक्स के ऊपर। सो एबिक्स कैश वाली, एबिक्स यूएस, एबिक्स इनकॉर्पोरेटेड। तो वो प्रोजेक्ट आया एंड उसका डिमांड था कि आप 20 दिन में रिपोर्ट हमको दे दो। एंड बॉस इतना बड़ा रिपोर्ट 2 महीने से कम में नहीं हो सकता है। मतलब मेरा 20 दिन का डेडलाइन है, आपको करना है तो करो, नहीं करना तो मत करो। मैं ठीक है, लेट्स ट्राई करते हैं एक बार। वो रिपोर्ट 15 दिन में खत्म हो गया। वो 15 दिन में शायद डेली का 2 से 3 घंटा सोता था, पर जो एनर्जी था ना वो डिफरेंट लेवल की एनर्जी थी। तो वहाँ मुझे समझ में आया यार बॉस यही करना है वापस। तो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग या जो भी करना है उसमें दम नहीं है, तो यार मेरे लायक चीज नहीं है। तो इट्स नॉट माय कप ऑफ टी। तो मैं जिस चीज के लिए बना हूँ वही करा जाए। तो फिर रिसर्च में आया, तो जब तक रेगुलेशन आ चुके थे सो आरए के लिए अप्लाई करा। वो भी लॉन्ग बैटल था, 13 महीने का बैटल था रजिस्ट्रेशन लेने के लिए। तो बट 13 महीने बाद, क्योंकि हिस्ट्री था, लीगल इश्यूज थे बहुत सारे, सेबी भी बहुत, मतलब दे टेक देयर ओन टाइम। कहीं ना कहीं रेगुलेशन हमारे चक्कर में आया था। तो हम लोग ही रीजन थे। तो अगर कोई आरआईए को लगता है कि बस साला कौन लेके आया रेगुलेशन, तो हमारे कारण ही रेगुलेशन आया है। नहीं, अच्छा हो गया रेगुलेशन करवा दिया आपने। तो फ्रिल कैरेक्टर से वो सिस्टम से आउट हुए ना। करेक्ट। सो वहाँ से जर्नी चालू हो गई वापस। सो काम की शुरुआत, बॉम्बे आ गए, फिर स्ट्रगल करा, धीरे धीरे बिजनेस आगे बढ़ाया। सही। एंड 2019 नवंबर में हम लोगों ने ट्रिपल चालू करा। अच्छा। पार्टनरशिप में विद प्रणव भावसर, जो मेरा पार्टनर है। तो वो ग्राउंड रिसर्च करता है, मैं फॉरेंसिक करता हूँ। सो हमने कॉम्बिनेशन बनाया। इनोवेशन करने के हमेशा आ जाते हैं, क्योंकि वो एडलवाइन में भी सीखा था कि आप एक ही चीज करते जाओगे तो आदमी को बोर होगा। रिसर्च हमेशा, मुझे लगता है रिसर्च के जो काम है वो एक आर्टिस्टिक वर्क है। सो आपको हमेशा इनोवेट करना पड़ेगा। इनोवेट नहीं करोगे तो आप सर्वाइव नहीं कर सकते हो। सो हम लोगों ने कॉम्बिनेशन निकाला कि अगर फॉरेंसिक को ग्राउंड रिसर्च के साथ जोड़ा जाए तो क्या होगा। बिकॉज आपको फॉरेंसिक आपको अकाउंट्स के बारे में बोलता है, बट बिजनेस के बारे में कुछ नहीं बताता है। ग्राउंड से आपको बिजनेस के बारे में बताता है। मतलब अगर बिजनेस और अकाउंट दोनों ऐड हो जाएंगे तो आगे जो रिजल्ट निकलेगा। सो उसके 3-4 हम लोगों ने कंपनीज करी पहले सैंपल के लिए, क्या ये चलता है नहीं चलता है। सो पहली कंपनी थी किस्मत से वखरांगी। सेकंड मनपसंद बेवरेजेस। अच्छा, क्या बात करें। थर्ड शंकरा। ये सब सिलेक्शन कैसे किया आपने? ये तो मतलब इनफेमस वाले नाम है सारे। हाँ, सो आई गेस मैं उस मार्केट में आया था एंड सडनली मैंने एक चीज देखा, वक्रांगी का उस टाइम 35,000 करोड़ का मार्केट कैप था। नहीं यार, ये वक्रांगी तो मैं जानता हूँ, इसको छोटा सा कंपनी होता था, इसको क्या हो गया सडनली 35,000 करोड़ का मार्केट कैप हो गया। एंड मुझे उसकी कुछ फैमिली हिस्ट्री पता थी, तो मुझे यार गड़बड़ वाला आदमी है बॉस, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ, कुछ मिलेगा। सो बुक्स देखी तो बुक्स में कुछ क्लूज मिले, बट समहाउ प्रमोटर स्मार्ट बन गए। सो फिर मुझे समझ में आया कि जो एरा मैंने देखा था 2008-7 से 2014 का, जहाँ पे आप डेस्कटॉप पे बैठ के आप कंपनीज का सब निकाल सकते थे कि कहाँ पे गड़बड़ है कहाँ नहीं है। कंपनीज इवॉल्व हो चुकी थी, स्पेशली जो कंज्यूमर सेंट्रिक कंपनीज होती है, फेसिंग कंपनीज होती है, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको बैलेंस शीट से समझ नहीं आती, तो आपको थोड़ा ग्राउंड रिसर्च करना पड़ता है। सो वहाँ हमने फिर ग्राउंड रिसर्च करके जो रिजल्ट मिला एंड फिर उसको जब टाई करा नंबर के साथ में, तो पूरी पिक्चर सामने आ गई कि बस ये कुछ नहीं है।
सो एंड फोर्थ रिपोर्ट हमारी थी डाबर। सो डाबर इट्स नॉट अ अकाउंटिंग इश्यूज, बट आई गेस हम लोग बोलते हैं डाबर के बारे में फोकस ऑफ मैनेजमेंट नहीं था somehow। और मैनेजमेंट अपनी बातों को ही तो हम लोगों ने उसमें भी इनोवेशन करा कि हमने आप एज एनालिस्ट हो या आप एज अ फंड मैनेजर हो या एज अ इन्वेस्टर हो तो आप क्या करते हो, आप एनुअल रिपोर्ट पढ़ लोगे, आप कॉन कॉल पढ़ते हो, तो आपने एक कॉन कॉल पढ़ा जो रिसेंट वाला है क्वार्टर का, उसके पहले क्या हुआ किसी को नहीं पता। सो हम लोगों ने 3 साल के कॉन कॉल पढ़े एंड उसको ट्राई करा कि इसने कब क्या बोला था, कब क्या बोला, फ्लिप फ्लॉप कैसे करा उसने, अपनी बातों को ही वो घुमाता रहा या पहले कुछ और बोलता है बाद में कुछ और बोलता है। एंड कहीं ना कहीं वो स्ट्रेटेजिक ब्लंडर था उनके लिए काफ़ी जगह पे। उस बेस पे रिपोर्ट की हमने काफ़ी ग्राउंड रिसर्च करी थी। तो मुझे याद भी डाबर के ऊपर तो एक फंड मैनेजर थे, उनको प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट थे, तो उनको मैं रिपोर्ट उन्होंने बोला रिपोर्ट लिखी तो आ जाओ, आप समझा दो तो हम आपका सब्सक्रिप्शन ले लेंगे। ठीक है सर, आ जाते हैं। अब उनको बड़ा प्यार था उससे, डाबर से। अच्छा। उनकी टॉप पोजीशन थी। तो जब मैंने बोला तो उनको गुस्सा आ गया। तो उनको पहले तो डिसअपॉइंटमेंट हो गया कि यार इसमें अकाउंटिंग इश्यूज नहीं है। सो सेकंड चीज मैं जो बात कर रहा था कि स्लो डाउन की बात कर रहा था, मैंने बस 10% से डबल डिजिट ग्रोथ नहीं आएगा वॉल्यूम में, भूल जाओ, नेक्स्ट 2 to 3 ईयर्स के लिए भूल जाओ, इतना ग्रोथ नहीं आने वाला है। तो वो नीलसन का डेटा लेके बैठे थे कि सर नीलसन का डेटा तो ये बोलता है। देखो नीलसन का डेटा जो बोलता है मुझे नहीं पता, मेरा 7 स्टेट घुमा है, मेरा डेटा ये बोलता है। और डाबर छोड़ दो, FMCG सेक्टर में नहीं आएगा ग्रोथ, 2 साल के कोई ग्रोथ नहीं आने वाला है, ये हमारा सर्वे बोलता है, हमने जो रिसर्च करा है वो बोला है। सो काफ़ी बहस हुई उनसे, उनको काफ़ी बुरा लगा। सो एंड वो मुझे एक्चुअली दैट इज द मोस्ट वरिंग फैक्टर फॉर द मार्केट में। आप इन्वेस्टर हो, ठीक है, एक ही स्टॉक को लेके 10 अलग अलग ओपिनियन हो सकती है, ठीक है। आप इंटेलेक्चुअली डिबेट करो पर उसको पर्सनल मत लो। आपको पर्सनल क्यों लेना है यार, कंपनी है, आप आज खरीदा है कल बेच दोगे, आप उसको भूल जाओगे, आपका पैसा बन गया खत्म, कोई कहा। पर लोग बड़ा पर्सनल ले लेते हैं चीजों। बेसिकली इट्स यू आर क्वेश्चनिंग देयर एनालिसिस। इट्स मोर ऑफ एन ईगो इशू रादर देन कंपनी इशू। ईगो पे, बट क्यों लेना ईगो पे? आप ठीक है, आप मेरी बात से एग्री नहीं करते हो, दैट्स इट ना, ठीक है, तुमने अपनी कहानी सुना दी, मैं एग्री नहीं करता, दैट्स इट। बट आप किसी को बोलोगे तुझे तो आते ही नहीं है, अच्छा, तुझे तो FMCG सेक्टर समझ नहीं आता है, अच्छा, तुम जस्ट लिखने के लिए आप कुछ भी लिख रहे हो, तुमको तो क्या है कलर देना चीजों को, बड़ा चढ़ा के लिखना है, तो यार मुझे क्या इंसेंटिव है एज ए एनालिस्ट? मैं कोई ट्रेडिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं शॉर्ट नहीं कर रहा हूँ, तो मुझे कोई इंसेंटिव नहीं है। सो मैंने उसको जाते जाते सिर्फ एक चीज बोली, सर ठीक है, आप जो भी बहस हुई इसको भूल जाओ। मतलब मेरा EPS जो है वो यहाँ से स्ट्रीट से 33% डाउन है एस्टीमेट, और जो मल्टीपल है, मैं 2 चीज पे इसको बोल रहा हूँ, बिकॉज वो एक ही रिपोर्ट थी मेरी लाइफ की, जो सेकंड जर्नी की, जहाँ मैंने टारगेट प्राइस के ऊपर बात करी थी। अच्छा, तो हमारा टारगेट प्राइस का सिंपल सा फंडा था कि हमारा EPS जो है 30% डाउन होगा एंड इसका मल्टीपल कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। 2 साल बाद ये हुआ कि स्ट्रीट का EPS जो था वो हमारे EPS से कम था, पर मल्टीपल एक्सपांड हो गया। अच्छा, सो उस दिन थोड़ा समझ में आया कि यार मल्टीपल एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन पे कमेंट करना गलत होता है, बिकॉज मार्केट क्या सोचता है, क्या सिचुएशन होती है, सबसे वो मार्केट डिसाइड करता है कि पेसिमिज्म है, ऑप्टिमिज्म है, तो हिसाब से होता है। बट हाँ, उसको जो बोल के आया था कि EPS ना होगा, वो हुआ, एंड लोगों का EPS उससे भी कम था बाद में। सो आप, लेकिन स्टॉक प्राइस नहीं गिरा बिकॉज PE एक्सपेंड हो गया। स्टॉक 25% तो गिरा था, 25% गिर गया था। हम लोग 35% की ट्राई, 40% डाउन था हमारा, 25-30% गिरा था। बट सी, मेरा हमेशा मानना है कि आप एनालिस्ट हो, भगवान नहीं हो, एस्ट्रोलॉजर नहीं हो, आप डायरेक्शनली सही होना चाहिए। अंडर परफॉर्मेंस भी अपने आप में आपका एनालिसिस सही प्रूव करता है, करेक्ट। तो वो मेरा थॉट प्रोसेस है। आप टारगेट प्राइस के ऊपर मत जाओ कि मैंने बोला 100 रुपये हो जाएगा तो 100 रुपये हो जाएगा, मैंने बोला 500 रुपये हो जाएगा तो 500 रुपये हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। कोई भी मैं अभी एग्जाम्पल देता हूँ, कल किसी से बात कर रहा था, सो वो बोला यार मैं मैनेजमेंट से मिला, उसने मुझे 2 साल के नंबर दे दिए कि 2 साल बाद मेरा रेवेन्यू इतना आएगा, मेरा प्रॉफिट इतना आएगा। वेरी गुड, एक्सीलेंट। बोले अब मुझे कंपनी खरीदना है। बोले सर आप धंधा करते हो? बोले हाँ। बोले आपको पता है आपका अगले महीने का टर्नओवर कितना होगा? नहीं पता। कितना प्रॉफिट होगा आपको नहीं पता है? बोले उसको 2 साल का कैसे पता है? बोले नंबर खुद बनाएगा क्या? सो बहुत सारी चीज आपके हाथ में नहीं है ना, वो तो आप सिर्फ
एज्यूम कर रहे हो या आप कुछ एस्टिमेट कर रहे हो, बट एस्टिमेशन कैन गो रॉन्ग। मैं भी अपना बिजनेस करता हूँ, आप मुझसे पूछो कि नितिन सर आप मार्च 24 में कितने पे क्लोज करोगे रेवेन्यू पे, तो मैं कोई टेंटेटिव बोल सकता हूँ कि मेरा जितना सा मोमेंटम जितना है मेरा बिजनेस इतना होगा, बट मैं कॉन्फिडेंटली नहीं बोल सकता कि इतना मेरा रेवेन्यू होगा, इतना प्रॉफिट होगा, वो मुझे भी नहीं पता है। सो आई गेस लोगों के दिमाग में वो परसेप्शन, सो मतलब मेरा हमेशा वही ट्राई करता हूँ कि परसेप्शन लोगों का चेंज करा जाए, थोड़ा लोगों को अवेयर करा जाए कि ऐसे इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, ऐसे मार्केट नहीं होता है। सी आप गलत मार्केट स्टॉक प्राइस कुछ और बोल सकता है, बट बिजनेस वाइज अगर आपका एनालिसिस सही है तो आप गलत कभी नहीं होगे लाइफ। सही है दोस्तों, ये था एक हल्का सा प्रीव्यू जो आने वाला है कल, तो बहुत मज़ा आने वाला है। ये वीडियो आप कल जो लाइव होगा वो देखना है आपको और शेयर करना है। जितने लोगों के साथ शेयर करोगे उतना लोगों का भला करोगे, क्योंकि स्टॉक इन्वेस्टिंग इज़ नॉट जस्ट अबाउट लिस्टिंग टू अदर पीपल एंड जस्ट इन्वेस्टिंग इन द स्टॉक। उसमें बहुत अंदर की बातें होती है और वी आर फॉर्चुनेट टू हैव समवन लाइक नितिन हियर एंड हु इज़ विलिंग टू शेयर हिज एक्सपीरियंस विथ ऑल ऑफ अस। तो ये शेयर कर रहे हैं तो हम भी सब शेयर करें ना। तो कल मिलते हैं, कल 5 बजे फेस टू फेस लाइव होगा, जहाँ पर हम और डीप डाइव करने वाले हैं कि ये पूरा प्रोसेस कैसे करते हैं और हाउ टू आइडेंटिफाई रेड फ्लैग्स इन एनी कंपनी। सी यू टुमारो। अच्छा एक बात बताइए, ये जो अभी अडानी वाले में हुआ, आई डोंट नो वेदर यू लाइक टू कमेंट, बट उसमें तो क्लियर करता रिपोर्ट भी नेगेटिव और वो खुद ही बोल रहा है मैं तो शॉर्ट पोजीशन में ही बैठा हूँ। तो ये लीगली तो सही होगा क्योंकि यूएस में इलीगल काम ये सब नहीं होते हैं, बट ये एज अ एथिकली ये चीज़ गलत है ना कि अब एक तरफ रिपोर्ट भी नेगेटिव निकाल दी और शॉर्ट पोजीशन में ही बैठे हैं। वो डिबेटेबल है आई गेस। ओके अच्छा एक और बात बताइए कि ब्रोकरेज रिपोर्ट्स जो हैं मैक्सिमम जो है बाई रिपोर्ट्स होती हैं, बहुत कम ब्रोकर्स होते हैं जो सेल रिपोर्ट रिलीज करते हैं। मतलब समझ लीजिए पूरा इंडिया में 1000 रिपोर्ट अगर फ्लोट हो रहे हैं ब्रोकर्स के, तो 800 850 रिपोर्ट तो मुझे लगता है बाई करने के ही होते हैं। करेक्ट। 200 रिपोर्ट होंगे प्रॉब्ली सेल करने के। तो इसका क्या साइंस है, वाई? एक्चुअली 200 रिपोर्ट भी सेल के नहीं होते हैं, मैक्सिमम होल्ड के होते हैं। तो सेल के तो 20 ही मिलेंगे आपको। कंपनी को 3 बकेट में डिवाइड करो। रेड बकेट, ये कंपनी लेना ही नहीं कभी लाइफ में। एक होगा ग्रे बकेट, कंफ्यूजन है या थोड़ा बहुत गड़बड़ है बट ठीक है। एक होता है ग्रीन बकेट, इस कंपनी में कोई टेंशन नहीं है। सो सबसे ज़्यादा कंपनी वो ग्रे बकेट में, 90% कंपनीज जो होगी ग्रे बकेट में आएगी, बाकी 10% कंपनी ग्रीन और रेड में होगी। प्रमोटर जो है वो तो अपना बिजनेस के लिए बायस्ड थे, वो तो अपना स्टॉक के लिए बायस्ड हो गए, बट एनालिस्ट जो है वो एक ओपिनियन बनाता है उस स्टॉक पे। इन दोनों में ज़्यादा बायस्ड कौन होता है, प्रमोटर की एनालिस्ट? तो जो एक कंपनी जो मैंने पकड़ी थी वो कंपनी ऐसे ही पकड़ी थी, तो सबको अच्छा लग रहा था, आरओसी बढ़ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है यार, पर आरओसी बढ़ रहा है पर इसका कैश फ्लो तो बन ही नहीं रहा है। लेकिन सब बाय द टाइम ये सब पता लगता है और इसका जवाब लेके क्लैरिटी आती है तब तक तो स्टॉक प्राइस, क्योंकि हमसे तो स्मार्टर कोई बंदा है ना जो ऑलरेडी ऐड कर चुका है। मेरे हिसाब से जो फ्रॉड होते हैं, 2 टाइप के फ्रॉड होते हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में। एक जो होता है जो पैदाइशी फ्रॉड है, उसको चीटिंग के अलावा कुछ नहीं आता है। एक होता है जिसको इन्वेस्टर फ्रॉड बनाते हैं। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो उनका बोलना है कि पैसा वहीं बनता है जहाँ प्रॉब्लम होती है, और उनको लगता है वो इतने स्मार्ट है कि जब प्रॉब्लम आएगी ना तो वो बाहर हो जाएंगे। अच्छा ये प्रमोटर बोलते हैं पैसा निकालता है, ये क्या क्या तरीके होते हैं पैसा निकालने के? अगर आपने डिस्क्लोजर दिया है, थोड़ा सा ऑफ टॉपिक डिस्कशन है बट ज़रूरी है, मे बी सम रेगुलेटर विल आल्सो बी सीइंग दिस वीडियो। अगर आपने डिस्क्लोजर दे दिया है कि भाई मेरा कोई पोजीशन नहीं है, मैंने न्यूट्रल वे में एनालिसिस करके डाला है, तो आपके ऊपर क्या रिपरकशन आएंगे? तो हम लोग जब ऑडिट कर रहे थे तो एक फ्रॉड हुआ था, वहाँ पे ₹1 का डिफरेंस आया था। एंड नॉर्मली होता है कि मर्टिलिटी है छोड़ दो ₹1, और मेरे बॉस ने मुझे सिखाया अगर बैलेंस शीट में ट्रायल बैलेंस में 10 करोड़ का डिफरेंस आ रहा है तो टेंशन नहीं है, पर ₹1 का डिफरेंस आ रहा है तो टेंशन है, बिकॉज 10 करोड़ का डिफरेंस आ रहा है मतलब कोई एक एंट्री रॉन्ग पास हो गई है, राइट। पर अगर ₹1 का डिफरेंस है तो वो ₹1 का डिफरेंस मतलब कुछ भी बड़ा फ्रॉड हो सकता है। वो हुआ था, वो बाद में पकड़ा गया था। अच्छा, मेरे को तो लगता है कि लोग जो वीडियो देख रहे हैं उनको तो लगेगा कि यार बुक्स ऑफ अकाउंट पे ट्रस्ट करना छोड़ देंगे लोग।